Hello and welcome to the video on key highlights of Union Budget 2024. Union Budget 2024 was presented by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji on July 23, 2024. ये वीडियो में हम की हाइलाइट्स कवर करेंगे विथ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स विच इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स और सैलराइड पीपल, चेंजेस इन द TDS प्रोविजंस, changes proposed in the capital gain and certain changes with related to other areas which may impact the assesses. To discuss the changes हमारे साथ है CA ब्रीत शाह। तो चेंजेस डिस्कस करने में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं टू द सैलराइड और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। So with respect to salaried individuals, major changes with respect to slab rate, उनका स्लैब रेट में थोड़ा चेंज है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चेंज जो है वो थोड़ा ही है जो पहले था। पूरा जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट था, पहले हम एक बार उस पर देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग स्लैब रेट ऐसे था 0 से 3 लाख तक नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20% and above 15 lakh 30%. So in new टैक्सेशन जो प्रपोज किया है उसमें जो चेंज है वो है 3 to 6 लाख की जगह पे हो गया है 3 to 7 लाख विच इज 5%। रेट पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 3 to 6 लाख की जगह पे 3 to 7 लाख हुआ है। और उसके रिस्पेक्टिवली 6 to 9 लाख की जगह पे हो गया है 7 to 10 लाख, रेट में कोई चेंज नहीं है 10%। और 9 to 12 लाख की जगह पे हो गया है 10 to 12 लाख 15%। सो दिस इज अ मेजर इफेक्ट इन स्लैब रेट। उसके अलावा जो चेंजेस है वो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन का चेंज जो है 50,000 से 75,000 प्रपोज किया है। बट ये चेंज सिर्फ जो न्यू रिजिम में टैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ही है। मतलब ऑल रिजिम में है तो आपके लिए टैक्सेशन फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिल रहा है वो 50,000 का 50,000 ही रहेगा। दूसरा चेंज है फैमिली पेंशन में डिडक्शन है वो इंक्रीज किया है 15,000 से 25,000 की उसकी लिमिट कर दी है। और तीसरा एक चेंज है जो बड़ा चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 80CCD में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 80CCD सबसेक्शन 2 में जो NPS का कंट्रीब्यूशन है वो लिमिट 10% से बढ़ा के 14% की है, जो एक बड़ा चेंज है। और उसका रिस्पेक्टिव सेम इफेक्ट बिजनेस को डिडक्शन में भी हुआ है, वो सेक्शन 36 में हुआ है, वो भी 10% से 14% किया गया है सेक्शन 37 में। सो दिस आर ऑल अबाउट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल सैलराइड पर्सन, उनके लिए यही एक टैक्स में इफेक्ट आए वैसा चेंज है। ओके, सो टू नरेट इन ब्रीफ द चेंजेस प्रपोज जो किए गए हैं दैट इज ओनली लिमिटेड टू न्यू रिजाइम एंड नॉट ओल्ड रिजाइम। Okay, so now moving ahead with the capital gain. So capital gain में there are so many changes and there are so many buzzwords with related to indexation, with related to reduction in the long term capital gain. So उसमें क्या क्या changes है? Can you please throw some light on those areas? So with respect to capital gain, there is a very big changes with respect to asset categorization. जो पहले short term, long term में there are multiple periods of holding for asset categorization. वो change हुआ है, जैसे कि with respect to equity and mutual fund, equity oriented mutual fund, the same period stays, but with respect to gold or other asset classes जो previously period था 36 month for a long term capital gain which is reduced to 24 months. So they had majorly changed all asset class into 12 month and 24 month other than slump sell के लिए अभी भी 36 month है long term capital gain के लिए। rationalization किया है for various asset classes to 12 month and 24 month for long term and short term purpose. Other change which is very big change is with respect to long term capital gain tax का जो rate है वो। So for equity and mutual fund assets previously long term capital gain rate was 10% which is now increased by 2.5% which is 12.5%. So अगर आप पहले इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में इक्विटी का कोई गेन लॉस था तो उस पर जो टैक्स था वो 10% लॉन्ग टर्म पे था, नाउ इट इज 12.5%। एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी गोल्ड उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो था 20%। सो दैट इज नाउ
reduced to 12.5%, but there is a one condition, which is with respect to you have to now forego cost of improved indexation and cost of indexed acquisition. So both the means indexation का जो benefit था वो निकाल दिया है सरकार ने और उसका रेट रिड्यूस किया है 12.5%. So these are major changes with respect to लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हमने चेंजेस देख लिए. अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रेट चेंज किया है 15% से 20%, बट वो चेंज हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहां पे जो पहले का रेट था 15%, नाउ दैट इज इंक्रीज टू 20% एंड फॉर ऑल अदर असेट्स नॉर्मल जो रेट है वही एप्लीकेबल है. और ये सारे चेंजेस जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं 23 जुलाई 2024 बजट का डेट से इटसेल्फ. उसी दिन से ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल है. So can we understand that as Indian stock market is increasing at a rapid pace and every day they are crossing the benchmark and the previous targets, so government is trying to encash all the investment that is coming up in the stock market these days. Yeah, so इक्विटी मार्केट में से जो उनका कैपिटल गेन था उसका रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने रेट 12.5% कर दिया है और जो 10% था, तो मार्केट जो जैसे भी बढ़ेगा तो उसका रेट का इफेक्ट मतलब इफेक्टिवली गवर्नमेंट का रेवेन्यू उससे बढ़ने वाला है. करेक्ट. नाउ आपने एक क्रिटिकल वर्ड बताया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इंडेक्सेशन. सो कैन यू जस्ट हेल्प अस विद एन इलस्ट्रेशन दैट हाउ दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइड और अ नेगेटिव साइड फॉर द असेट्स? ओके, सो उसके लिए मैंने 2 इलस्ट्रेशन प्रिपेयर किए हैं, जिसमें एक इलस्ट्रेशन है जिसमें पहले जो था उसमें बेनिफिट था एसएससी के लिए, और दूसरा इलस्ट्रेशन है जहाँ पे नया जो प्रपोज किया है 12.5% और इंडेक्सेशन को रिमूव किया है उसमें बेनिफिट हो रहा है. तो हम दोनों एग्जांपल एक 1 by 1 अंडरस्टैंड करते हैं. सो इफ देयर इज वन असेट यू हैड परचेज्ड ऑन 1/4/2001, so in both the cases before 23rd July 2024 and after 23rd July 24 आपने जो 1/4/2001 को असेट परचेज किया था उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस. ठीक है. सो बिफोर 23rd जुलाई उसमें इंडेक्सेशन मिलता था, तो हम इंडेक्सेशन का रेट ले रहे 363 का जो अगर इंडेक्सेशन था तो उस पर इंडेक्सेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका हो जाता 72,60,000 रुपीज़ और उसका सेल कंसिडरेशन हमको मिला है 1 करोड़ रुपीज़. सो हमारा कैपिटल गेन बन रहा है 27,40,000 और उस टाइम पे रेट था 20%. सो टैक्स विल बी 5,48,000. बट in the same case, due to removal of cost of indexation, our cost will be considered as a 20 lakh rupees only. So your capital gain will be 80 lakh rupees, but rate is reduced to 12.5%. So your tax will be 10 lakh. So in this case, by removing indexation, आपको 4.5 लाख का टैक्स ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है. So due to that reason, in this case, after 23rd जुलाई जो उन्होंने प्रपोज किया है उसमें टैक्स ज़्यादा आता है. बट फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हमने फॉर एग्जांपल सेम डेट पे हम रखते हैं वो 1 करोड़ में परचेज किया था और वो आज की डेट में हम 10 करोड़ में बेच रहे हैं. ओके. सो उस केस में कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ओल्ड फैशन विल बी 3 करोड़ 63 लाख. ठीक है, 3 करोड़ 63 लाख. सो हमारा कैपिटल गेन जो हो रहा है वो 6 करोड़ 36 लाख हो रहा है और उस पर 20% हम गिनते हैं तो टैक्स विल बी 1 करोड़ 27 लाख रुपीज. एंड इन न्यू रिजीम, सो जो न्यू टैक्सेशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स रेट 12.5% है. कैपिटल गेन ज़्यादा है बट टैक्स विल बी लेस बिकॉज टैक्स विल बी 1 करोड़ 12,50,000 rupees. So effectively here you are gaining 12 lakh or 15 lakh rupees in a tax. But ये जो हमने इलस्ट्रेशन अंडरस्टैंड किया है इसका मेन चीज है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती है. अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 12, 14 या 16% से बढ़ रही होगी तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा वो मतलब कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा. बट वो क्या कब होगा? जब सब्सटेंशियली
वो लॉन्गर पीरियड के लिए वो उसने बीट किया होगा, तभी ये पॉसिबल है। Right. So what are the other changes under the capital gain? So with respect to capital gain, the other change which we discussed with respect to major changes with respect to short term capital gain, वो जो है वो 15% से 20% कर दिया है शेयर मार्केट के लिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए, रीट्स इनविट्स के लिए भी, और उसका होल्डिंग पीरियड भी 12 मंथ कर दिया है रीट्स और इनविट का। Right. Okay. And how about the changes that are proposed for buyback of shares? So with respect to buyback of shares, so buyback जो था वो उसका यूज़ कैसे होता है, पहले हम वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कंपनीज होती है वो उसमें से अगर आपको इन्वेस्टर को पैसा देना है कंपनी को, तो देर आर टू वेज, वन इज अ डिविडेंड एंड वन अदर वे इज अ बायबैक। ऑन डिविडेंड देर इज अ रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम, अकॉर्डिंगली हमें टैक्स पे करना है। बट बायबैक में क्या था कि 20% इज अ टैक्स, जो कंपनी बायबैक करती थी वही 20% टैक्स उस पर जो गेन होता था उस पर पे करती थी। नाउ व्हाट दे हैड डन कि जो बायबैक हो रहा है उसको बायबैक को उन्होंने डिम डिविडेंड में कंसिडर कर दिया है। और जो भी बायबैक का अमाउंट मिलेगा वो आपका डिविडेंड गिना जाएगा, और जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो आपका कैपिटल लॉस गिना जाएगा, क्योंकि उसका सेल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज अ जीरो एंड योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी योर कैपिटल लॉस which will be set off against your capital gain. So this is the major change with respect to buyback. By this change, ये change से उन्होंने जो एक people right now आप देखेंगे तो बहुत लास्ट 3-4 सालों से बायबैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसका रीज़न ही था क्योंकि डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स था और बायबैक के पे कम टैक्स था, बिकॉज डिविडेंड इज चार्ज एट नॉर्मल स्लैब रेट और at 25% और 30%, बट बायबैक इज चार्ज एट 20%। सो एसएससी के लिए ये बेनिफिट था। ओके, सो नाउ इसमें टैक्सेशन बायबैक में पहले कैसे होता था और अब कैसे होगा? Who will be ultimately bearing the tax effect? हाँ, सो पहले क्या था कि जो बायबैक होता था तब कंपनी जब पेमेंट करती थी तब कंपनी ही उसको टैक्स पेमेंट करके बायबैक का पैसा देती थी। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल वेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 4,000 रुपीज, आपका बायबैक का वैल्यू है 10,000 रुपये, तो आपका गेन हुआ 6,000। तो उसमें 6,000 में कंपनी 20% टैक्स पे करके ही टैक्स पेयर को पैसा देती थी। बट नाउ कंपनी विल नॉट डिडक्ट और नॉट पे एनीथिंग, ओनली पेमेंट विल बी डन इज बाय एसएससी ऑन अ टैक्स। मतलब पहले ऐसा था कि कंपनी वाज यूज्ड टू बेयर द टैक्स, and now under the new proposed scheme the tax will be borne by the ultimate recipient of the shares. Yes. Okay, now there is a concept of angel tax. Yes. So now what is, pehle to angel tax kya hai aur ab now what are its implication which are proposed? Okay, so angel tax is widely used term जो 2012 से insert किया गया है angel tax. So angel tax में क्या होता है कि for example ये angel tax का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है ड्यू टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। अभी क्या होता है, कोई स्टार्टअप है और उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट करते हो एट प्रीमियम, उसका शेयर आप खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और वो आपको इशू करता है समझो 100 रुपये में, 150 रुपये में आपको उसने शेयर्स इशू किए हैं, तो उसमें क्या हुआ, प्रीमियम पे किया। तो देयर इज़ अ प्रोविजन कि अगर वो शेयर आपको प्रीमियम पे मिला है, तो अगर वो फेयर वैल्यू पे नहीं मिला है तो रिसिपिएंट को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फेयर वैल्यू पे नहीं मिला है। तो मतलब क्या हुआ कि उसको बेनिफिट हुआ है, उसने उस कंपनी का वैल्यू फॉर एग्जांपल था वो शेयर का 200 रुपये, बट उसको 150 रुपये में कंपनी ने इशू किया है, तो उसको बेनिफिट हुआ है। तो वो इनकम अदर सोर्स में टैक्स होती थी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन वैल्यूएशन। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज for small companies to do again and again valuation and multiple times shares were issued. So उसको गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को निकालने का सोचा और वो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। Okay, so now what are the further, if we go further, what are the changes that are proposed under TDS provisions? So with respect to TDS provisions में बहुत सारे रेट्स थे। पहले there is a rate of 1%, 0.1%, 2%, 5%, 10%, 30%. So to rationalize rates, or there is a demand from
टैक्स पेयर्स की ये रेट्स थोड़े रैशनलाइज होने चाहिए, एक जैसे हो जाने चाहिए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस बार जो 5% पे जो टैक्स हो रहे थे उन सबको मेजरली 2% पे कन्वर्ट कर दिया है। सो विल लुक एट द रेट्स। जो पेमेंट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो TDS कटता था वो पहले 5% से कटता था, नाउ इट इज रिड्यूस टू 2%। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, उस पर जो TDS था वो 5% था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। ब्रोकरेज और कमीशन पेमेंट पे 5% TDS का रेट था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स और HUF, उस पर भी TDS 5% था, उसको भी कम करके 2% कर दिया है। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बाय इंडिविजुअल्स और HUF अंडर सेक्शन 194M ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 5% टू 2%। और पेमेंट बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, वो 1% पे इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी 0.1% कर दिया है इन लाइन विथ सेक्शन 194Q 206C1H। सो अकॉर्डिंगली वो चेंज हुआ है। दूसरा एक बड़ा चेंज है वो है 194IA में विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था कि ट्रांसफर, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको TDS काटना है, बट वो TDS इज डिडक्टेड पर असेसी। सो इफ दो लोग वो असेट को होल्ड कर रहे हैं और 60 लाख पे है तो देर आर नॉट डिडक्शन ऑफ TDS। दो पर्सन बाय कर रहे हैं देन ऑल्सो TDS नहीं डिडक्ट होता था, बट नाउ दे हैड क्लैरिफाइड दैट दिस हैज टू बी लुक्ड पर प्रॉपर्टी, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी यू हैव टू कंसिडर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194IA। And one other demand from taxpayers is due to various introduction of TCS provision on foreign remittances, TCS provision on tours and travel to outbound tours. So उस सब पे TCS का जो provision introduce हुआ है 5% पे, तो जो salaried person थे उनका डिमांड था कि हमारा सैलरी जो है वो डिडक्ट होके ही आता है। Again you are collecting TCS from us and now we have to get refund from you. So उस पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि 192 में ही उसका बेनिफिट सरकार देगी। मतलब जब आपका 192 पे TDS डिडक्ट होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा उसमें ही ये TDS की कंसिडरेशन की जाएगी। ये एक नया चेंज उन्होंने प्रपोज किया है, उसका एप्लीकेबल डेट अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो ब्रॉडली ये जैसे आपने राइटली बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय आउट हो रही है या फिर एक कोई पर्सन एन असेसी इज गोइंग टू बाय एन होम, तो जनरली वो स्टैम्प ड्यूटी और उसके बेनिफिट के लिए वन इन नेम ऑफ लेडीज या इन नेम ऑफ हस्बैंड ऐसे लेते थे। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन। से फॉर एग्जांपल 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो इफ इट इज इन टू नेम्स, तो एज इट इज नॉट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 50 लाख पर असेसी, तो दे वर नॉट डिडक्टिंग TDS. Yes. So now there is a clarification कि for example you have to look not assessee wise, you have to look property wise. अब 60 लाख उसकी वैल्यू है तो उसमें TDS कंपलसरी डिडक्ट करना है, चाहे वो बायर 1 हो, 2 हो, 10 हो या 15 हो। करेक्ट। एंड सेकेंड जो राइटली आपने बताया, देयर इज डिक्रीज इन द TDS रेट्स इन मल्टीपल सेक्शंस, तो आई थिंक दैट विल गिव टू वे बेनिफिट। वन, दैट विल हेल्प assessees in increased working capital या fund in their hand because TDS has been reduced, and second, that will boost up those transactions in which the TDS limit has been decreased. Yes. So this was about TDS provisions. Lastly, about partnership. Generally budget में हम देखते नहीं है कि partnership related कुछ changes आए. Yes. Secondly, every type of organization now we have two, old regime, new regime. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि पार्टनरशिप फर्म्स में अभी तक सिर्फ एक रिजाइम चल रहा है और उसमें भी मोर और लेस हायर टैक्स रेट है, अबाउट 30%. हाईएस्ट टैक्स रेट इन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड क्या ब्रॉडली मेजर चेंजेस आए हैं? सो विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप देयर आर ओनली टू मेजर चेंजेस, व्हिच इज विद वन इज विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. सो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40 इज बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है. उसमें एक छोटा सा चेंज किया है. जो पहले था कि अगर आप रेम्यूनरेशन टू पार्टनर देते हैं तो उसका लिमिट था 0 to 3 लाख का. अगर प्रॉफिट है पार्टनरशिप का तो 1,50,000 और 90% ऑफ दैट प्रॉफिट विच एवर इज हायर इज अलाउड एज अ डिडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म ऑन अ रेम्यूनरेशन. एंड मोर देन 3 लाख ऑन मोर देन 3 लाख 60% of remaining profit. So that is what it is
in that previously. Now they had introduced a slight change which is 0 से 6 लाख का अगर पार्टनरशिप का प्रॉफिट है तो 3 लाख और 90% ऑफ दैट प्रॉफिट whichever is higher is allowed as a remuneration to partnership firm, or above 6 lakh 60% of remaining profit. So जो चेंज हुआ है वो 3 लाख का 6 लाख हुआ है और 1.5 लाख का 3 लाख हुआ है, इतना ही चेंज है. That is need of R basically. Yes, बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है तो ये लिमिट थोड़ी चेंज और बढ़नी चाहिए. Correct. So that is all about remuneration thing. There is one more thing is with respect to introduction of new TDS provision for remuneration to partners by partnership firm. Remuneration to partners, so it includes remuneration to partners, interest, commission, bonus. So all that expenses include which is given to partner by a firm. So that अगर आप पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ये रेम्यूनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है, तो वो TDS काटेगी 10% पे और उसका लिमिट है 20,000 रुपीज. सो अगर 20,000 से ज़्यादा कुछ भी दिया है इन अग्रीगेट, देन यू हैव टू डिडक्ट TDS एट 10% एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, जो पहले नहीं था. मतलब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को कुछ भी देने के लिए TDS नहीं था. नाउ दे हैड इंसर्टेड दिस प्रोविजन. So basically now partnership firm also need to align, have to define the fund flow, and then appropriately on regular basis they have to carry out a financial planning whereby they will be paying the remuneration or bonus or commission or interest, whereby they have to now specifically consider this TDS provision. Yes, they have to consider. Yes, so this was all about the key highlights of the Union Budget 2024. Thank you so much.